हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके बारे में पार्ट वन में हमने हाफ़ कवर किया था। अब हाफ़ जो बचा हुआ है उसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये पार्ट टू है आपका। तो इसमें थोड़ा बेसिक मैं आपको मतलब इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या था, हमने क्या क्या स्टडी किया था। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में स्टडी किया था। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, तो ये एक ग्रुप होता है कुछ लोगों का जिनकी जो पॉलिसी होती है वो सेम होती है, उनके थॉट सेम होते हैं। ठीक है, और वो इलेक्शन लड़ने के लिए मतलब सारी क्वालिटी रखते हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्टीज़ मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब ये है राजनीतिक दल। ठीक, यानी फिर मैंने ये भी बताया था कि कितने टाइप्स की पार्टीज़ होती हैं। एक यूनिलेटरल होता है, यानी जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम होता है। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम पढ़ा था। फिर जहाँ कहीं पे टू पार्टी सिस्टम होता है, कहीं पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। ठीक, तो वन में मैंने चाइना का एग्जांपल बताया था और अब बुक में आपके लिखा हुआ भी है। टू में आपका यूएसए और यूके था। ठीक, और मल्टी पार्टी सिस्टम में हमारा इंडिया था। तो इंडिया के बारे में हमने ये भी पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या होते हैं, यानी वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक, अब फिर हमने ये भी पढ़ा कि फंक्शन पढ़ लिया था। उसके बाद ये भी पढ़ा था कि हमें किस तरीके की पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। ठीक, तो हमने पढ़ा कि इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, 28 स्टेट्स हैं। उसके बाद हर स्टेट्स की अपनी एक पहचान खासियत है, यानी जो कल्चरली हिस्टोरिकली डिफरेंस है हर स्टेट्स में। तो उन सबको देखते हुए इंडिया में एक पार्टी से या दो पार्टी से काम चलने वाला नहीं था, इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया गया, जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ हैं और जो लोग होते हैं उनको जो पार्टीज़ उनके लिए सुटेबल लगती है, जो उनके एरिया के लिए काम करवा सकती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तो वो लोग उनको मतलब इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम था जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं लोगों के पास। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा ये है नेशनल पार्टीज़। तो देखो, पार्टीज़ भी दो तरीके की होती हैं, एक नेशनल पार्टीज़ होती हैं और एक रीजनल पार्टीज़ होती हैं। नेशनल पार्टीज़ वो होती हैं जो पूरे नेशन के लेवल पे वर्क करती हैं, और जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं वो कुछ स्पेसिफिक रीजन में वर्क करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेशनल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। Democracies that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties: parties that are present in only one of the federal units, and parties that are present in several or all units of the federation. This is the case in India as well. ये फेडरेशन के बारे में है, जो मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में ही बताया था कि फेडरल कंट्री कौन से होते हैं, वहाँ पे फेडरलिज्म की कौन कौन सी सिग्निफिकेंट होते हैं, ये सेकेंड चैप्टर में मैंने बता दिया था आपको। दिस इज़ द केस इन इंडिया एज वेल। फेडरेशन की जो मतलब क्वालिटीज़ होती हैं वो इंडिया में भी पाई जाती है। ठीक, देर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज़ विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज़। तो कुछ कंट्री वाइड पार्टीज़ होती हैं, यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में मतलब ये पार्टी वर्क करती हैं, इनको नेशनल पार्टीज़ कहा जाता है। दिस पार्टीज़ हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, और इन पार्टीज़ की अलग अलग यूनिट्स होती हैं अलग अलग स्टेट्स में। बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट फॉलो द सेम पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजीज दैट इज़ डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। तो देखो क्या बातें की गई। मान लो कोई भी एक, जैसे बीजेपी है, मान लो नेशनल पार्टी है, या कांग्रेस जो है वो एक नेशनल पार्टी है। तो इनके जो यूनिट्स होंगे ना, चाहे किसी भी स्टेट्स में हो, मान लो बिहार में हो, यूपी में हो, हरियाणा में हो, तो कहीं पर भी ये वर्क करेंगे, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज़ होंगी वो इक्वल होंगे, प्रोग्राम्स इनके इक्वल होंगे, और जो स्ट्रेटजी होगी उनकी वो सेम होगी, यानी हर जगह वही वर्क करेंगे। ठीक, सेम पॉलिसी, सेम प्रोग्राम्स एंड सेम स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं। ठीक, एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, एंड जितने भी ये जो नेशनल पार्टीज़ हैं ये इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, यानी रजिस्टर किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वहाँ पे रजिस्टर किया जाता है कि ये नेशनल पार्टीज़ हैं या ये रीजनल पार्टीज़ हैं। ठीक, वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, जो कमीशंस होते हैं वो इक्वली ट्रीट करते हैं किसी भी पार्टीज़ को। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज़ टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड पार्टीज़।
These parties are given a unique symbol. Only the official candidate of that party can use that election symbol. तो ये जो कमीशन होती है, इलेक्शन कमीशन, यही क्या करती है, ये यूनिक सिंबल प्रोवाइड करती है, ताकि मान लो कुछ लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो वो सिंबल देख के पहचान जाए कि हाँ भाई ये इस पार्टी का सिंबल है। ठीक। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। और इनको जो पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज़ हैं, इनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। दैट इज़ वाई दिस पार्टीज़ आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। इसीलिए इनको रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको, ये मैं दूसरे कलर से हेडलाइन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। ठीक है, तो जो स्पेशल कुछ हम फैसिलिटीज़ भी उनको देते हैं, रिकॉग्नाइज किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो इनको हम क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं। द इलेक्शन कमीशन हैज़ लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट अ पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करती है कि जो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेगा उसी को हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी डिक्लेयर करेंगे। ठीक, जैसे हर चीज़ का क्राइटेरिया होता है ना, कि मान लो आपको मान लो आप 10th क्लास में हो, 11th क्लास में एडमिशन लेना है, तो आपके पास कितने नंबर होने चाहिए, है ना, कितने मार्क्स चाहिए आपको। तो ऐसे ही हर चीज़ का एक क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है, जो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है तो उसको वो अपॉर्चुनिटी यानी वो वर्क दिया जाता है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट, अब ये याद रखना, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6%, कितना, 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats in recognized as a state party। तो देखो क्या कहता है कि एटलीस्ट 6%, कितना परसेंट, 6% जो है वो उनको टोटल वोट का मिलना चाहिए। मान लो टोटल वोट कितना भी है, मान लो 240 है टोटल वोट, तो इसका कितना, 6% इसको इलेक्शन में मिलना चाहिए, और वो भी कहाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑफ अ स्टेट, मतलब स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं ना, उसमें 6% वोट मिलना चाहिए, और विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, या फिर 2 सीट उनको, कितने सीट्स, 2 सीट्स रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी के रूप में उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, यानी 6 टोटल वोट का 6% मिले और 2 सीट्स मिले रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी का। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party। तो अब देखो दूसरा क्या है, अब अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6%, कितना, 6% ऑफ द टोटल वोट, किसका, लोकसभा इलेक्शन का या असेंबली इलेक्शन का, इन 4 स्टेट, मतलब 4 स्टेट में लोकसभा या असेंबली इलेक्शन में इनको 6% वोट मिलना चाहिए टोटल का, और 4 स्टेट्स में एडविंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, और एटलीस्ट 4 सीट्स जो है लोकसभा में मिले, तब इनको हम क्या कहेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि एक नेशनल पार्टी है। तो समझ में आया, नेशनल पार्टी का थोड़ा कन्फ्यूज़न है, जल्दी समझ में नहीं आएगा तो इसको 2-3 बार सुनना, आपको आ जाएगा समझ में। यानी देखो पहले क्या बोला है कि अ पार्टी सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, यानी एक पार्टी 6% वोट अगर लेती है टोटल वोट का लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में, और एटलीस्ट 2 सीट्स जो है वो रिकॉग्नाइज्ड की जाती है एज स्टेट पार्टी, सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। देखो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। एक स्टेट पार्टी के लिए बताया गया है कि स्टेट पार्टी किसे कहेंगे और नेशनल पार्टी, दोनों को ध्यान से बताती हूँ। तो ये जो है ना पहला वाला, ये कि एटलीस्ट 6% वोट इसको मिलना चाहिए, ये देखो 6% वोट मिले टोटल वोट का इलेक्शन में, किसके इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑफ अ स्टेट, उस स्टेट के
और विंस एटलीस्ट 2 सीट्स, और कम से कम 2 सीट्स अगर जीत जाती है तो उसको हम स्टेट पार्टी कह देते हैं। ठीक है, ऐसे समझ, यानी जो भी जिस भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में एटलीस्ट मतलब कम से कम 6% वोट उसको टोटल वोट का मिले और 2 सीट अगर वो जीतती है तो उसको हम स्टेट पार्टी कहते हैं। और अब नेशनल पार्टी के लिए बात आती है तो अब पार्टी सिक्योर्स एटलीस्ट 6%। अगर टोटल वोट का 6% वोट सिक्योर करती है लोकसभा में, मतलब लोकसभा के इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शन में इन 4 स्टेट्स, यानी लोकसभा के इलेक्शन में अगर 6% वोट लेती है या कम से कम 4 स्टेट्स में, 4 स्टेट्स के इलेक्शन मतलब असेंबली इलेक्शन में अगर 6% लेती है, वोट सिक्योर करती है और 4 सीट्स लोकसभा में जीतती है तो उसको हम नेशनल पार्टी कहते हैं। ठीक है, ऐसा समझ, यानी 6% वोट मिले लोकसभा में, मतलब लोकसभा के इलेक्शन में, या 6% लोकसभा के इलेक्शन में मिले, या फिर जो स्टेट असेंबली होती है ना 4 स्टेट्स में उसमें 6 सीट्स इनको 6% टोटल वोट का ये जीत जाएं और कम से कम 4 सीट लोकसभा में अगर जीत जाते हैं तो फिर उनको नेशनल पार्टी कहा जाता है। क्लियर? अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर आर 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन द कंट्री एज पर नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशूड इन 2023 में जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इशू किया गया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ अभी मतलब प्रेजेंट में इसमें 6 नेशनल पार्टीज़ को दिखाया गया है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज़ कितनी है तो इसमें 6 दिखाया गया है, और वो भी किसके अकॉर्डिंग? 2023 के अकॉर्डिंग। एक मिनट में अभी प्रेजेंट का डेटा चेक कर लेती हूँ। ठीक है, प्रेजेंट में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। हाँ, 6 ही हैं। ठीक, तो इंडिया में अभी प्रेजेंट में कितने नेशनल पार्टीज़ हैं? 6 पार्टीज़ हैं। 6 यानी 6 नेशनल पार्टीज़ हैं। आम आदमी पार्टी, ठीक, सुना होगा नाम, झाड़ू छाप जो है, तो ये 26 नवंबर 2012 को फॉर्म हुआ था फॉलोइंग द 2011 एंटी करप्शन मूवमेंट, जिसने एंटी करप्शन मूवमेंट को फॉलो किया था 2011 का। द पार्टी वॉज फाउंडेड ऑन द आइडिया दैट अकाउंटेबिलिटी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। तो ये जो पार्टी है ये फाउंड किया गया था किस आइडिया से? अकाउंटेबिलिटी के लिए, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए। इन द ईयर आफ्टर इट्स फॉर्मेशन आम आदमी पार्टी इमर्ज एज अ सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। तो जब ये इमर्ज हुआ उसके बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हुई दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में। इट फॉर्म द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के सपोर्ट से इसने गवर्नमेंट फॉर्म किया। It also emerged as the third front in the politics of Gujarat after 2022 Gujarat Legislative Assembly election. Presently, Aam Aadmi Party formed government in Punjab and Delhi. In the Lok Sabha election, अब तो नहीं है, रेखा गुप्ता जीत गई ना बीजेपी से दिल्ली में, तो ये पहले का डेटा है। ठीक है, इन लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2019 इट सिक्योर्स 1 सीट इन द लोकसभा, और 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें इसने 1 सीट को सिक्योर किया था। तो आम आदमी पार्टी के बारे में पता चल के इनका फॉर्मेशन याद रख लेना, 26 नवंबर 2012 को हुआ था फॉर्मेशन इसका। इसका डेट ये जो पार्टीज़ है ना, तो पार्टीज़ के डेट पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि कौन सी पार्टी कब फॉर्म हुई थी।
अब बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ये 1984 में फॉर्म किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। ठीक है, कांशीराम के लीडरशिप में इसको फॉर्म किया गया था। सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स द दलित। तो इन्होंने मतलब ये बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज के रिप्रेजेंटेशन को सिक्योर करने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी। और बहुजन समाज में क्या क्या इंक्लूड है, दलित्स हैं, आदिवासी, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटी जिनकी संख्या कम है वो आते हैं। ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज़ एंड टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा गांधी, फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। ये सब इनके क्या थे, इंस्पिरेशन थे, मतलब ये लोग इंस्पिरेशन थे इस आइडिया के। स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपल। ठीक है, दलित्स के इंटरेस्ट को, दलित के वेलफेयर के लिए वर्क करना था। इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखो क्या हुआ, इट हैज़ इट्स मेन बेस इसका उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन कुछ नेबरिंग स्टेट्स में भी ये मतलब इसका इम्पोर्टेंस बढ़ा, लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब formed government in Uttar Pradesh several times by taking the support of different parties at different time. In the Lok Sabha election held in 2019, it polled about 3.63% votes that secured 10 seats in the Lok Sabha. ठीक है, मतलब 3.63% वोट्स इन्होंने सिक्योर किया और 10 सीट्स लोकसभा में सिक्योर किया। थर्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो अभी प्रेजेंट में है, इसको 1980 में फाउंड किया गया था, 1980 में, और बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ जो थी ना उसको ही रिवाइव करके इसको बनाया गया था। फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको फॉर्म किया था 1951 में। वॉन्ट्स देखो, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 1980 में बना। अच्छा, भारतीय जनसंघ फॉर्म बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951। तो भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में फॉर्म हुआ और 1951 में भारतीय जनसंघ ये फॉर्म हुआ था जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फॉर्म किया था। wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and values and Deen Dayal Upadhyay's ideas of integral humanism। और मतलब फॉर्म इसलिए किया गया था इस इंस्पिरेशन के साथ कि इंडियाज़ एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज़, इंडिया के जो एंशियंट कल्चर है, वैल्यूज़ हैं, उनको इंस्पायर किया जा सके। और दीनदयाल उपाध्याय का जो इंटीग्रल ह्यूमनिज़म का आइडिया था, अंत्योदय का आइडिया था, ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन। मतलब जो भारतीय जनसंघ कह लो या बीजेपी कह लो जो अब प्रेजेंट में है, इनका मतलब इनकी पॉलिसी के अंदर ये सब आते हैं और हिंदुत्व की भावना आती है। इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। वॉन्ट्स फुल टेरिटरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। तो अब हमने जम्मू और कश्मीर को इंडिया में मिला ही लिया है ना। A uniform civil code for all people living in the country irrespective of religion and ban on religious conversion। तो क्या किया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सबके लिए सेम अप्लाई होगा और बैन किया गया है रिलीजियस कन्वर्जन पे। जैसे है ना, मतलब हिंदू हैं तो मतलब इस्लाम धर्म के हैं तो वो सनातन धर्म है, ये अलग अलग जो रिलीजन है ये कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको भी बैन किया गया एक तरीके से। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन द 1990s, अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड अर्बन एरियाज। द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में इसको सपोर्ट किया गया
द नॉर्थ ईस्ट एंड रूरल एरियाज़ में, केम टू पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA। और 1998 में आता है लीडर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेज यानी NDA के लीडर आते हैं, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज़, कुछ रीजनल पार्टी को इंक्लूड करके NDA मतलब गठबंधन की सरकार इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी विथ 303 मेंबर्स इन द 2019 लोकसभा, जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इमर्ज हुए, करंटली लीड्स द रूलिंग NDA गवर्नमेंट एट द सेंटर। ठीक, तो अभी करंटली में भी NDA गवर्नमेंट जो है वो सेंटर में लीड कर रही है। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक, फाउंडेड इन 1964, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में बिलीव करते हैं, सपोर्ट सोशलिज्म को सपोर्ट्स करते हैं, सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, एंड डेमोक्रेसी एंड इन सब को सपोर्ट करते हैं, और इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म को अपोज करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल means of securing the objective of socio-economic justice in India, enjoys strong support in West Bengal, Kerala and Tripura, especially among the poor factory workers, farmers, agriculture laborers and the intelligentsia, critical of the new economic policies that allow free flow of foreign capital and goods into the country, was in power in West Bengal without a break for 34 years. In the 2019 Lok Sabha election, it won about 1.75% of the votes and 3 seats. तो ये पूरा कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में है कि जो 2019 में इलेक्शन हुए थे उसमें 1.75% जो है ये वोट विन मतलब जीतते हैं और 3 सीट्स भी जीतते हैं। ठीक है, अब आते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, पता ही होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस अच्छा जो है पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, नॉर्मली हम इनको कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जो एक पूरे वर्ल्ड में सबसे मतलब एक ओल्डेस्ट पार्टी है ये, जो 1885 में, ये ज़रूर याद रखना PYQ है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1885 में इसको फाउंड किया गया था और हैज़ एक्सपीरियंस मैनी स्प्लिट्स भी हुए इसमें, प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। और इंडिया के इंडिपेंडेंस तक या बाद में इसने बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू जो इस के लीडर थे तो ये जो पार्टी थी वो बहुत ही मतलब मजबूत थी। और मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया, रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1989 आफ्टर 1989 इट सपोर्ट्स डिक्लाइन बट इट कंटिन्यूज टू बी। मतलब देखो जब हम आज़ाद होते हैं ना उसके 15 साल तक तो हर एक तरीके से कहें पूरे कंट्री में भी और मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की ही गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो आ गया कांग्रेस पार्टी के बारे में समझ। अब आगे its ideological orientation, the party espouses secularism and welfare of weaker section and minorities. The INC supports new economic reforms but with a human face. Leader of the United Progressive Alliance government from 2004 to 19, in the 2019 Lok Sabha election it won 19.5% votes and 52 seats. और 2019 में जो इलेक्शन हुए उसमें 19.5 सीट्स जीतते हैं और 52 इतने वोट्स जीतते हैं और 52 सीट्स विन होते हैं। ठीक है, अब NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी, फॉर्म्ड इन जुलाई 2013 अंडर द लीडरशिप ऑफ PA संगमा। तो 2013 में फॉर्म होता है ये NPP।
2013 में फॉर्म होता है एनपीपी, पीए सांगमा के लीडरशिप में। एनपीपी इज़ द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू हैव अटेन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में ये पहला ऐसा पार्टी था जिसने नेशनल पार्टी का स्टेटस अटेन किया था। इट बिलीव्स इन डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री एंड रिकग्नाइज दैट डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल चैलेंजेस। द कोर फिलोसफी ऑफ द पार्टी इज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल। और कोर जो फिलोसफी थी इस पार्टी की वो क्या थी? एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट था, एज वेल एज एम्पावरमेंट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और सभी मतलब सोसाइटी में सबका एम्पावरमेंट भी था। इट फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन मेघालय एंड हैज़ प्रेजेंस इन मैनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इन द लोकसभा इलेक्शन 2019 में जो हुए थे, एनपीपी सिक्योर्ड सीट्स इन लोकसभा। 1 सीट सिक्योर करती है लोकसभा में एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, अब उसके बाद अब स्टेट्स पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 6 के 6 हमने नेशनल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा। इनका फॉर्मेशन डेट याद होना चाहिए आपको। फॉर्मेशन डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब स्टेट पार्टीज़, जो रीजनल पार्टी मैंने बोला था वही। अदर देन दिस 7 पार्टीज, इन 7 पार्टीज़ के अलावा मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एज अ स्टेट पार्टीज़। तो बाकी पार्टीज़ को क्या क्लासिफाई किया गया है? स्टेट पार्टी के रूप में। दीज आर कॉमनली रेफर टू एज रीजनल पार्टीज, येट दिस पार्टीज नीड नॉट बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। सम ऑफ दिस पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टीज दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट्स। पार्टीज लाइक द समाजवादी पार्टी, जैसे मान लो जो समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, आरजेडी है, तो ये क्या है? हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। सम ऑफ दिस पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। ठीक है, ये मतलब अपनी स्टेट आइडेंटिटी के लिए बहुत कॉन्शियस है। इन लास्ट 3 डिकेड्स में द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टीज हैव एक्सपेंडेड। और कुछ मतलब इन 3 डिकेड्स में इन पार्टीज़ की जो स्ट्रेंथ है, नंबर है, ये और ज़्यादा एक्सपेंड हुई है। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। तो इसने इंडिया के पार्लियामेंट को और ज़्यादा डाइवर्स बना दिया है। नो वन नेशनल पार्टी इज़ एबल टू सिक्योर on its own a majority in the Lok Sabha until 2014. As a result, the national parties are compelled to form alliance with state parties. Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government. This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country. ठीक है, तो देखो ये मैप में दिखा रखा है कुछ। ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है। और वैसे तो अब देखो यहाँ पे ना ऐसे पार्ट दिया गया है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो ऊपर लद्दाख आता है ऐसे और नीचे आता है जम्मू कश्मीर। ठीक, अब देखो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939 और ये पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये रीजनल पार्टीज़ के बारे में दिखा रखा है, इसको एक बार देख लेना आप लोग। जैसे देखो लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय जनता दल ऑल्सो इन झारखंड में भी है ये, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013 में। फिर जैसे असम है, तो असम में देखो अब ये रहा असम। असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2009 में फॉर्म हुआ था। असोम गाना परिषद। तो मतलब ये बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ हैं अलग अलग स्टेट्स में। बस एक बार देख लेना आप लोग, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, मतलब एग्ज़ाम के लिए। अब चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए चैलेंजेस क्या हैं? ठीक,
यानी क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है। तो हमने क्या देखा कि कैसे क्रूशियल पार्टीज जो हैं वो डेमोक्रेसी में वर्क कर रही हैं, और विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज़। ये नेचुरल भी है कि जो पीपल हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही ब्लेम करती हैं अगर वो सही से वर्क ना करे तो। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ टू परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। दिस इज़ द केस इन आवर कंट्री टू। तो मतलब जैसे बाकी कंट्रीज़ में लोग ब्लेम करते हैं, हमारी कंट्री में भी ऐसे ही ब्लेम करते हैं। अब तो अगर पहला चैलेंज की बात करें तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होती है। पार्टी विद इन पार्टीज़ के बीच में इंटरनल डेमोक्रेसी की क्या होती है, कमी होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। पार्टीज डोंट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, डोंट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स एंड डोंट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। तो ये कुछ कमियां बताई गई हैं, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार रीड कर लेना, आ जाएगा समझ में। More than loyalty to party principles and policies, personal loyalty to the leader becomes more important. The second challenge is dynastic succession is related to the first one, since most political parties do not practice open and transparent procedures for their functioning. यानी जो भी वो काम करते हैं उसका एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं बताते वो, और देर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन अ पार्टी. Those who happen to the leaders are in position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members. In many parties, the top position are always controlled by members. तो बहुत सी पार्टीज़ में जो टॉप पोजीशंस होती हैं वो मेंबर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ऑफ द फैमिली के मेंबर से कंट्रोल किए जाते हैं। दिस इज़ अनफेयर, जो कि अनफेयर है टू अदर मेंबर्स ऑफ द पार्टी, मतलब पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं उनके लिए अनफेयर है। दिस इज़ ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी के लिए भी गलत है ये। सिंस पीपल हु डोंट हैव एजुकेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ पावर। बहुत बार लोग जो होते हैं वो मतलब एजुकेट एक्सपीरियंस भी नहीं होता उनके पास, फिर भी वो पार्टी मतलब इस फील्ड में आ जाते हैं पावर गेन करने के लिए। This tendency is present in some measure all over the world, including in some of the older democracies. Third challenge is about the growing role of money and muscles power in parties. अभी के टाइम में तो यही है, देखो कहने के लिए होता है कि कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, खड़ा हो सकता है, लेकिन मनी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। इलेक्शन के टाइम में पार्टीज जो होती हैं वो ओनली आर विनिंग इलेक्शंस, दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस को जीतने के लिए बहुत शॉर्टकट्स अपनाते हैं, कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। जो रिच पीपल होते हैं एंड जो कंपनीज होती हैं वो फंड करती है पार्टीज़ को टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स, कुछ केसेस में पार्टी ने क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट किया है। डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट इन इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल। तो बहुत से जो डेमोक्रेट्स हैं वो बहुत ही मतलब वरीड है, चिंतित है, ये जो इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल है बिग कंपनीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की वजह से। द फोर्थ चैलेंजेस इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डोंट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। मीनिंगफुल चॉइस नज़र नहीं आता। इन ऑर्डर टू offer meaningful choice, party must be significantly different. In recent years, there has been a decline in the ideological differences among parties in most part of the world. For example, the difference between the Labour Party and the Conservative Party in Britain is very little. तो ये याद रखना, लेबर पार्टी जो दो पार्टी बताई थी ना, टू पार्टी सिस्टम इन यूके यूनाइटेड किंगडम,
तो वहाँ पे एक लेबर पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है। दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स बट डिफर ओनली इन डिटेल्स ऑन हाउ पॉलिसीज आर टू बी फ्रेम्ड and implemented in our country. Too, the differences among all the major parties on the economic policies have reduced. Those who want really different policies have no option available to them. Sometimes people cannot even elect very different leaders either because the same set of leaders keep shifting from one party to another. क्योंकि लोग क्या करते हैं, फिर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये चैलेंजेस हमने पढ़ा। अब देखो ये डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है कि जैसे देखो 50 करोड़ दिखाया है ना, फिर क्या बोला है कि यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी, वाई डू यू वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन। यानी देखो किस सेंस में बोला जा रहा है इसे कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, तो तुम इलेक्शन के लिए क्यों कंटेस्ट नहीं होते, यानी इलेक्शन में क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यही सोच है, मतलब इम्प्रूवमेंट से, वेलफेयर से उनका कोई मतलब नहीं है, पैसे से मतलब है। अब देखो पार्टीज़ को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, यानी उसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है। ठीक, तो इन चैलेंजेस को फेस करने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने की भी ज़रूरत है। द क्वेश्चन इज़, आर पॉलिटिकल पार्टीज़ विलिंग टू रिफॉर्म। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये विल है कि भाई हाँ रिफॉर्म होना चाहिए। अगर इनके अंदर विलिंग है तो प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार। इफ़ दे आर नॉट विलिंग इट इज़ पॉसिबल टू फोर्स दैम टू रिफॉर्म। अगर वो नहीं कहते तो उनको फोर्सफुली रिफॉर्म किया जाएगा। ठीक, तो सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चंस। दिस इज़ नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। ये कोई आसान मतलब क्वेश्चन नहीं है। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय लीडर्स हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज। पीपल कैन रिप्लेस दैम बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स। If all of them do not wish to reform, how can anyone force them to change? ठीक है, अगर मतलब कोई इच्छा नहीं कर रहा तो हम कैसे फोर्सफुली चेंज कर सकते हैं। Let us look at some of the recent efforts and suggestions in our country to reform political parties and its leaders. तो कुछ सजेशंस दिए गए हैं, ठीक है, हमारे कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट इज़ योर, the constitution was amended to prevent elected MLAs. The constitution was amended to prevent elected MLA and MPs from changing parties. तो पहला क्या किया गया रिफॉर्म कि जो MLA और MPs हैं, अगर वो पार्टी चेंज करते हैं तो उनके मतलब उनके साथ उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है, नहीं लिया जाएगा। तो ये रिफॉर्म किया गया अमेंडमेंट करके। और दिस वाज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंक्लूडिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर और फॉर कैश रिवॉर्ड्स। क्योंकि बहुत बार क्या करते थे, बहुत जो मतलब कोई भी मेंबर है मान लो किसी पार्टी का, तो दूसरा जो पार्टी है ना उनको ऑफ़र देता है कि हम आपको इस चीज़ का मिनिस्टर बना देंगे, आपको कैश में इतना देंगे। तो वो लोग पार्टी क्या करते हैं, रिमूव मतलब छोड़ देते हैं और दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखो डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, चेंजिंग पार्टी अलायंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड। चेंजिंग पार्टी allegiance from the party on which a person got elected to a different party। वही कि क्या किया जाता है, पार्टी को जब कोई भी मेंबर चेंज कर लेता है वही डिफेक्शन है। अब देखो MLA MP चेंजेस पार्टी चेंज करते हैं। ही और शी विल लूज द सीट्स इन द लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर में सीट्स लूज कर देते हैं। और दिस न्यू लॉज, तो ये जो नया लॉ है वो हेल्प करेगा डिफेक्शन डाउन को मतलब रोकने में। एट द सेम टाइम दिस हैज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट। MPs एंड MLA हैव टू एक्सेप्ट वट एवर द पार्टी लीडर डिसाइड। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, मनी और क्रिमिनल्स के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। और ये मैंडेटरी है सबके लिए, कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ते हैं उन सब के लिए क्या है, मैंडेटरी है, जो है एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम।
यानी इलेक्शन में जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको क्या कराना होता है, नॉमिनेशन कराना होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि कोई पहले से क्रिमिनल केसेस तो नहीं है उनके ऊपर, या कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके पास। तो इन सारी चीज़ों का ब्यौरा रखा जाता है और इन सबको चेक किया जाता है। एफिडेविट का मतलब क्या होता है, एक साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर। एक साइन डॉक्यूमेंट होता है जो ऑफिसर को सबमिट किया जाता है, वेयर अ पर्सन मेक अ स्वॉर्न स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पर्सनल इंफॉर्मेशन, जहाँ पे वो अपने स्टेटमेंट के रिगार्डिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन की शपथ लेता है। ठीक। और नेक्स्ट रिफॉर्म क्या है कि अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स पॉलिटिकल पार्टीज। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन रजिस्टर। इनके मेंबर्स को रजिस्टर करना होता है। ठीक। मैंडेटरी किया गया फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स। ये भी कहा गया कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स दिया जाएगा, अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स, और 1/3 जो है वो वुमेन के लिए रहेगा, ये नहीं कि सारे मेल को ही दे दिए। तो सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। और इसी तरीके से पार्टी में डिसीजन मेकिंग बॉडी में वुमेन के लिए कोटा भी दिया गया है। और देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। The government should give parties money to support their election expenses. This support could given the kind petrol, paper, telephone, etc. or it could be given in cash on the basis of votes secured by party in the last elections. तो ये कुछ सजेशंस दिए गए हैं, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किया जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी मतलब बहुत से रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। और जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता कि क्या इतना गेम चल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक। तो द प्रॉब्लम ऑफ एंड बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिसीज। वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन फाइनल चैप्टर में। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस तो मैं दूसरे वीडियोस में कंप्लीट कराऊंगी आपको। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया आपका यहीं कंप्लीट। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर मतलब इसका नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे।